गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक प्लेटो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्लेटो की जिस अवधारणा का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको नई अपडेट मिलती रहे। देखिए, प्लेटो के अपन विभिन्न अलग अलग विचारधारा पढ़ते जा रहे हैं। हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझा, प्लेटो के दार्शनिक राजा, प्लेटो के आदर्श राज्य, अलग अलग हम एक एक अवधारणा को समझ रहे हैं। और आज की क्लास में प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित अवधारणा का विश्लेषण करेंगे, समझने का प्रयास करें। तो देखिए, हम सभी को पता है, पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए दो आवश्यकता बताई थी। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए दो आवश्यकता बताई है। पहली, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, ये क्या हमने समझा था कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में प्लेटो अपनी जो शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उसमें उन्होंने किस बात का प्रतिपादन किया है कि शिक्षा राज्य के द्वारा ही दी जाएगी, अर्थात शिक्षा राज्य के द्वारा ही प्रदान की जाएगी, अर्थात राज्य नियंत्रित शिक्षा को वो स्थापित करते हैं। और दूसरी, उन्होंने साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, इसकी बात करते हैं। देखो, प्लेटो का विश्वास था, प्लेटो की मान्यता थी कि एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली सैनिक और शासक वर्ग को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। देखो, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली होगी तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य हैं उसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों को अपने कार्य करने तथा समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य पालन है उसके लिए वो उनको एक प्रकार से प्रिपेयर कर सकेगी, उनके लिए तैयार कर सकेगी कि हाँ, मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं मेरे कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभा सकूँ। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक बात ये भी समझना है, प्लेटो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को दोनों को शामिल इंक्लूड करके अभिभावक वर्ग भी कहते हैं और संरक्षक वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का कार्य क्या है, सैनिक वर्ग देश की सीमाओं की रक्षा करना है, शासक वर्ग अपने पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को संभालना है। तो इसलिए दोनों को संरक्षक वर्ग भी कह सकते हैं और अभिभावक वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है। तो प्लेटो कहते थे कि एक अच्छी शिक्षा प्रणाली ही अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक वर्ग को अपने कार्य के प्रति उनको सजग और कर्तव्य पालन के प्रति सजग करेगी। लेकिन प्लेटो के मन में एक आशंका थी, एक शंका थी। वो क्या थी कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए हैं, शिक्षा के माध्यम से शासक वर्ग में जो अच्छे सुसंस्कार उत्पन्न किए हैं या पैदा किए हैं, वे विपरीत परिस्थिति में या विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं, कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में समाप्त हो सकते हैं। अब देखो, मनुष्य है, ये कोई जड़ वस्तु तो है नहीं, चेतन है, चेतना है मनुष्य के अंदर। तो कभी भी वो अपने पथ से या अपने उद्देश्यों से हट सकता है। जो मनुष्य होता है वो विचारशील होता है, तो इसकी बात की कोई गारंटी नहीं रहेगी कि मनुष्य आज जैसा है वो हमेशा हमेशा के लिए एक जैसा ही रहेगा। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो शासक वर्ग में संस्कार उत्पन्न हुए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति को अपने परिवार से और संपत्ति के प्रति आकर्षण अर्थात संपत्ति का जो उसको मोह है, परिवार और संपत्ति में फंसकर अपने निजी स्वार्थों को राज्य के स्वार्थों से या अन्य जो हितों हैं उनसे अपने निजी हितों को ऊपर रख सकता है या सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकता है अपने निजी स्वार्थों को।
तथा वो सामाजिक जीवन के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं उनकी भी अवहेलना कर सकता है। कभी भी मनुष्य इस प्रकार की कर सकता है। तो प्लेटो ने क्या सोचा कि ऐसी कभी परिस्थिति पैदा न हो, ऐसी कभी बाधा भविष्य में ना आए, इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है जिसको हम प्लेटो के साम्यवाद के इस महत्वपूर्ण संकल्पना में समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से जो सुझाव दिए हैं? पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। इन समस्याओं से निपटने के लिए दो प्रकार के सुझाव दिए हैं। पहला है संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा है परिवार का साम्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत परीक्षा उपयोगी सिद्धांत है, इसलिए अच्छे ढंग से हमको समझना है। देखिए, प्लेटो का साम्यवाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल दो वर्गों के लिए है, शासक और सैनिक, अर्थात कह सकते हैं अभिभावक वर्ग, संरक्षक वर्ग। तो कभी भी ये भी प्रश्न पूछा गया एक बार यूनिवर्सिटी में, कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कि प्लेटो का साम्यवाद किन वर्गों के लिए? तो आप चाहे तो लिख सकते हो शासक और सैनिक वर्ग के लिए, और चाहे तो आप लिख सकते हो अभिभावक या संरक्षक वर्ग के लिए। ठीक है। तीसरा जो समूह है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ना उनके सिद्धांतों में, कि समाज में उस राज्य में तीन वर्गों में विभाजित करता है, दार्शनिक वर्ग अर्थात शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो यहाँ पर जो प्लेटो के द्वारा जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो केवल दो वर्गों के लिए बात करते हैं। कौन कौन से? शासक और सैनिक वर्ग। आपको यहाँ स्पष्ट होना है, पूरी तरह से समझना है कि यहाँ पर जो साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो केवल दो वर्ग के लिए, शासक और सैनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग को उससे मुक्त रखा है, उत्पादक वर्ग को साम्यवाद के सिद्धांत से मुक्त रखा है, इस साम्यवाद में वो इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा, इनका जो उद्देश्य है, प्लेटो के साम्यवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक है, वो राजनीतिक है, न कि आर्थिक। आजकल मतलब आधुनिक समय का जो साम्यवाद है उसका मूल उद्देश्य क्या है? आर्थिक है, क्योंकि वो चाहता है कि राज्य में आर्थिक विषमता है, आर्थिक असमानताएं दूर हो। ठीक है। आधुनिक समय का साम्यवाद समाज की, राज्य की आर्थिक विषमताओं को दूर करना चाहता है, लेकिन प्लेटो का साम्यवाद क्या कहता है कि मेरा जो साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के अंदर या शासन व्यवस्था के अंदर जो दोष हैं उसको उससे मुक्त रखना है, दोषों को शासन व्यवस्था में नहीं घुसने देना है, राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ बनाए रखना है, यही मेरा साम्यवाद है। ठीक है। इसे कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो भोग का नहीं है, भोग विलास का साम्यवाद नहीं है, बल्कि एक त्याग का मार्ग है, एक तपस्वी का मार्ग है। एक बात समझना, स्पष्ट समझना, एक एक बिंदु, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि प्लेटो समझ में आ गए तो आगे वाले विचारक समझ में आएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारी शुरुआत यहीं से होती है राजनीति विज्ञान के चिंतकों की, विचारकों की। तो इनको समझ में आने के बाद ही आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, जो जो विचारक आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी इनसे प्रेरित हैं। तो इसलिए प्लेटो के सभी विचार समझने अति आवश्यक है। ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया कि प्लेटो का साम्यवाद है वो एक भोग विलास का न होकर एक त्याग का मार्ग है, तथा ये समाज के शासक वर्ग अर्थात संरक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात उनको कंचन कामिनी के मोह से, भोगविलास की दुनिया से परे हटकर जन कल्याण के कार्यों में संलग्न रहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। इसलिए हमारे सेबाइन, राजनीतिक आलोचक विचारक सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक है, न कि आधुनिक साम्यवाद की तरह आर्थिक। ठीक है। तो प्लेटो ने इस साम्यवाद को एक साध्य के रूप में नहीं स्वीकार किया, एक साधन के रूप में स्वीकार किया, एक साधन के रूप में, साध्य उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है। अब देखो, आपके मन में प्रश्न ये स्वाभाविक है कि क्या ये शुरुआत प्लेटो से हुई या पहले भी किसी ने इसके बारे में ऐसे कुछ बातें हुई, ऐसे विचार कुछ प्रकट किए? तो अपन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो पाइथागोरस, ये भी यूनानी थे, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध गणितज्ञ में। पाइथागोरस के आश्रम में साम्यवादी व्यवस्था इस प्रकार की विद्यमान थी। क्रीट यूरोपाइड्स, जिसको प्रोटोसिलास भी कहते हैं, मैं स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया था। तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं ऐसे अपन को इतिहास में उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, ये बात हुई। दूसरा, हमने कहा था कि साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, तो उत्पादक वर्ग क्या है? उत्पादक वर्ग को मुक्त क्यों रखा है? देखिए,
उत्पादक वर्ग के जो गुण हैं वो आपको कल बताए थे मैंने, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि वो तृष्णा और संयम, उनको राग, द्वेष, प्रेम, सोमो, इस प्रकार के उनके अंदर गुण होते हैं। तो उत्पादक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया है। प्लेटो कहते हैं कि उत्पादक वर्ग चाहे तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रख सकता है, लेकिन अभिभावक वर्ग नहीं रख सकता। ठीक है, उनको अर्थात उत्पादक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का पूरा पूरा अधिकार दिया। कारण इनका गुण क्या है? तृष्णा है। हर समय इच्छाएं उनके अंदर जागृत होती रहती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि संपत्ति का अधिकार दिया तो ये कोई असीमित नहीं है, स्वच्छंद अधिकार नहीं है कि जितना चाहे इतनी संपत्ति इकट्ठे करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। यह वर्ग संपत्ति का उत्पादन या सृजन राज्य के कठोर नियंत्रण में ही करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी उत्पादक वर्ग के पास संपत्ति होगी उस पर राज्य का पूरा पूरा नियंत्रण रहेगा। ठीक है, जितना चाहे उस प्रकार से संपत्ति को एकत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात करते हैं। सरकार व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर नियंत्रण रखेगी। राज्य ये भी ध्यान रखेगा कि उत्पादक वर्ग में कोई बहुत धनी और कोई बहुत निर्धन न हो जाए, मतलब सामाजिक असमानता न बढ़े। ये पूरा पूरा राज्य ध्यान रखने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको एक सामान्य परिचय दिया कि किस प्रकार से वो इस प्रकार के अपने साम्यवादी की बातें करता है। अब देखिए, प्लेटो ने जो अपना साम्यवाद का सिद्धांत है उसको दो भागों में विभाजित किया। अपन गहराई से विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले देखेंगे संपत्ति का साम्यवाद, इसके क्या विशेषता हैं, ये क्यों अपनाना चाहते थे, क्या इसकी आलोचना है। इस प्रकार से अपन उसको स्पष्ट ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो समझिए पहला संपत्ति का साम्यवाद। देखो, बातें करीब करीब वही आएगी, लेकिन आपको स्पष्ट तौर से समझना है इस बात को। आशा करता हूँ बेहद अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किया है। यह बात स्पष्ट हो गई है, हम अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि प्लेटो ने अभिभावक वर्ग, संरक्षक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही किसका प्रतिपादन किया है? संपत्ति विषयक साम्यवाद या संपत्ति का साम्यवाद, जिसमें प्लेटो ने कहा है कि उनके पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य है। अर्थात इनके पास बेहद नाम मात्र की संपत्ति होगी केवल एक जीवन जीने के लिए। और ध्यान रखना, यहाँ पे इनका जो जीवन है वो बहुत ही कठोर तपस्वी जैसा जीवन है। उनको कोई भोग विलास, ऐसो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहे वो। ठीक है, उनकी ज़िंदगी बहुत ही सीमित साधनों पर निर्वाह करने वाली है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, अर्थात हमारे जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है, अभिभावक वर्ग का अपना कोई घर नहीं होगा। और वे भोजन भी जो सामान्य भोजनालय है उनमें वो भोजन करेंगे। सरकारी जो निवास हैं उन स्थानों पर वो निवास करेंगे। अर्थात इनको जितने भी ऐश्वर्यपूर्ण साधन हैं उनका उपभोग करने की यहाँ पर सख्त मनाही करते हैं। कौन? प्लेटो। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है कि जो भी अभिभावक वर्ग है उनकी कोई संपत्ति नहीं होगी, उनको उतनी ही संपत्ति होगी जितना उनको जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य होती है, अर्थात अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। उनका न तो अपना कोई घर होगा, भोजन भी करेंगे तो वो सार्वजनिक भोजनालयों में करेंगे, सरकारी निवास स्थान पर निवास करेंगे और किसी प्रकार का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन नहीं जिएंगे। ठीक है, इस प्रकार की प्लेटो साम्यवाद में बात स्पष्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या समझे? इसमें पहली बात ये समझे कि ये जो साम्यवाद है वो सभी नागरिकों के लिए नहीं है, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। ठीक है। दूसरा, प्लेटो का साम्यवाद है वो भोग का नहीं है वरन त्याग का मार्ग है। ठीक है। अब देखो, इस प्रकार का प्लेटो ने जो साम्यवाद का प्रतिपादन किया, संपत्ति का साम्यवाद का प्रतिपादन किया, इसका लाभ क्या? तो सबसे पहले देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर कि शासक और सैनिक वर्गों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए संपत्ति से दूर रखना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल मनोवैज्ञानिक स्तर पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि जो भी शासक हैं हमारे राज्य के या सैनिक वर्ग है,
उनको अपने कर्तव्य पालन करने के लिए संपत्ति से दूर रखना एक प्रकार से मनोविज्ञान स्तर पर सटीक बैठता है। क्योंकि अगर वो संपत्ति मोह माया से जुड़े होंगे तो स्वाभाविक है कि वो अपने अच्छे ढंग से कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे, उनको हमेशा संपत्ति विषयक विचार करेंगे। दूसरा, अगर दार्शनिक आधार पर देखें कि जिन्हें शासन करने का जो कार्य सौंपा गया है, उन्हें ऐसे सांसारिक तत्वों से बचना जरूरी है, क्योंकि ये शासन कार्य में बाधा और विघ्न डालते हैं। कि जिसको शासन व्यवस्था संभालनी है या शासन व्यवस्था का संचालन करना है, तो उनको ऐसे सांसारिक तत्वों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसको पथ भ्रष्ट करते समय कोई वक्त नहीं लगता है। इसलिए दार्शनिक आधार पर इसको सटीक माना है, उचित माना है। तीसरी है कि कर्म और चिंतन की एकता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो अभिभावक वर्ग है, जो संरक्षक वर्ग है, जो शासक और सैनिक वर्ग है, उसको अपना जो कार्य है और उस कार्य के प्रति जो चिंतन करना है, अगर इस प्रकार के बीच में ये डाइवर्जन आएंगे, उसमें रुकावटें आएगी, उसमें और भी कोई बीच में नई विचार आएंगे, तो उनमें कर्म और चिंतन की एकता नहीं बनी रहेगी। तो जब उनमें अलग अलग विभाजन होगा तो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा, विभिन्न प्रकार के जब इतना संपत्ति संबंधी वो नहीं होगा और भी किसी प्रकार का नहीं होगा, तो समाज में किसी प्रकार के वर्ग संघर्ष भी नहीं होंगे। और दूसरा, शिक्षा जो राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, राज्य के द्वारा ही प्रदान की जाती है, तो शिक्षा से उनका सद्गुण का आधार बना रहेगा। ठीक है। और जो अभिभावक वर्ग है वो अच्छे ढंग से एक आदर्श काम करेगा। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने तर्कों के द्वारा इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ये जो संपत्ति का साम्यवाद है ये बेहद उचित है और इसको अपनाना जरूरी है। लेकिन इन्हीं के शिष्य अरस्तु हैं। अरस्तु ने आलोचना की। क्या आलोचना की है? ये कहते हैं अरस्तु महोदय कि ये धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। कौन सी धारणा? संपत्ति संबंधी विषय की जो साम्यवाद की जो बात की है प्लेटो ने, इसको वो बिल्कुल मानवीय प्रवृत्तियों की बिल्कुल अवहेलना करती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने तथा उसमें वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इससे समाज की भी प्रगति होती है। हर एक मनुष्य के अंदर ये मोह माया होता है, एक भावना होती है कि मैं मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा संपत्ति अर्जित करूं, और संपत्ति है तो उसको यथावत नहीं रखो, उसमें भी वृद्धि करता, ताकि हर एक प्रकार से जब इस प्रकार से हर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति में वृद्धि करेगा तो धीरे 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 सामाजिक प्रगति होती है। देखिए, आज से अपन प्राचीन भारत का या प्राचीन विश्व का आप इतिहास उठा के देंगे और आज आधुनिक समय देखो तो बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत ही परिवर्तन आया है। तो ये क्यों हुआ? अगर मनुष्य ने ऐसा कभी नहीं सोचा होता तो होता क्या? नहीं होता। इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य की एक मूलभूत प्रवृत्ति होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अर्जित करना चाहता है संपत्ति के माध्यम से। तो निजी संपत्ति रखने के लिए दिया जाना चाहिए, और अगर निजी संपत्ति होगी तो मनुष्य उसमें वृद्धि करेगा, ये भी उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और जब इस प्रकार से हर एक व्यक्ति करेगा तो समाज की भी प्रगति होती है। तो इस प्रकार के सिद्धांत द्वारा समाज की प्रगति में बाधक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कौन? अरस्तु। दूसरा, अरस्तु ये कहते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया है। तो आप बात को स्पष्ट समझिए कि जब उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं है तो समाज तो दो भागों में विभाजित हो ही गया। कौन कौन सा? अभिभावक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग को तो संपत्ति को अर्जित करने की छूट है, लेकिन अभिभावक वर्ग को नहीं, मतलब उत्पादक वर्ग को छूट है, अभिभावक वर्ग को नहीं। तो ये क्या हुआ? दो वर्ग हुए नहीं हुए। तो कि इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों वर्गों में समन्वय या परस्पर संयोजन बना रहेगा? दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो परोपकार और उदारता की जो श्रेष्ठ मानवीय संभावना है वो भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य तभी कर पाता है जब उसके पास संपत्ति होती है। जब जेब ही खाली तो क्या परोपकार करेगा? परोपकार करने के लिए संपत्ति का होना जरूरी है, और जब परोपकार ही नहीं होगा तो मनुष्य में इस प्रकार की भावना धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इसलिए कह सकते हैं, अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है, मतलब समाज के हित के लिए व्यक्ति का बलिदान करने की बात करते हैं। तो ये हो गया प्लेटो का साम्यवाद। हमने ये देखा कि प्लेटो का जो अभिभावक वर्ग है उसमें क्या किस प्रकार से वो बातें करते हैं, और इस बात को स्पष्ट करते हुए क्या क्या उसमें लाभ बताते हैं, इस प्रकार से होने से किस प्रकार से अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था चल पाएगी। फिर हमने देखा अरस्तु ने क्या क्या आलोचना की। तो ये है प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो का परिवार का साम्यवाद क्या था, परिवार के संबंध में क्या कहते हैं। देखिए, प्लेटो
अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध किया, ये तो हम सभी को स्पष्ट हो गया। हम सभी को पता है कि प्लेटो अभिभावक वर्ग को निजी संपत्ति से मुक्त करते हैं, उनको अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, उन्होंने और भी क्या कहते हैं कि अभिभावक वर्ग अपने निजी परिवार से भी वंचित रहेगा। महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग, इनका अपना कोई परिवार नहीं होगा, अपना कोई परिवार नहीं होगा। अब देखो, ये अपने आप में एक आलोचना का या अलग ही प्रकार का विचार था, लेकिन इन्होंने तो दिया, हमको समझना है। क्या कहते हैं कि अभिभावक वर्ग का अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा। इसकी व्याख्या करते हुए प्लेटो स्पष्ट कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के जो भी स्त्री पुरुष हैं वो अपना स्थायी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे अभिभावक वर्ग में, क्योंकि देखो शिक्षा पद्धति तो स्त्री और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करती थी, और शासक स्त्री भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है, इसमें भी उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। तो ये क्या कहते हैं कि अभिभावक वर्ग में अर्थात शासक और सैनिक वर्ग में स्त्री पुरुष अपने कोई स्थायी संबंध नहीं बनाएंगे, अर्थात अपना कोई निजी परिवार नहीं बनाएंगे, अपना कोई निजी परिवार नहीं होंगे। वे सामूहिक रूप से, ध्यान रखना बात को स्पष्ट, एक एक बात को समझना है, वे सामूहिक रूप से एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। क्या बात समझे आप? कि अभिभावक वर्ग का अपना कोई स्थायी परिवार नहीं होगा, निजी परिवार नहीं होगा, स्थायी वैवाहिक संबंध भी नहीं होंगे, किसी प्रकार से कुछ नहीं। जो इसमें शामिल हैं, किसमें? अभिभावक वर्ग में, वे सभी सामूहिक रूप से एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के कई पत्नियां हो सकती हैं और एक महिला के कई पति हो सकते हैं, सामूहिक रूप से पति पत्नी उन्होंने बताया। तथा उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं वे भी सामूहिक होगी। उन महिलाओं से जो उत्पन्न संतानें हैं वे सामूहिक कहलाएंगे। वे संतानें न तो अपने माता पिता को जान सकेंगे और नई माता पिता अपनी संतान को, क्योंकि वो तो पति पत्नी तो है ही, सब सामूहिक है। तो इस बात से उन्होंने इस बात को प्रकट किया है कि अभिभावक वर्ग का न तो कोई परिवार होगा, ना कोई पति पत्नी, कुछ नहीं, जो भी हैं वो सबके सामूहिक पति पत्नी होंगे, और उनसे उत्पन्न जो संतान है वो भी सबकी सामूहिक संतानें होंगी, और उन संतानों के माता पिता भी सामूहिक होंगे। इस प्रकार का उन्होंने परिवार से संबंधित साम्यवाद का प्रतिपादन किया है। देखिए प्लेटो ने इसके संबंध में क्या तर्क दिए। पहला तर्क ये दिया कि मेरा इस प्रकार का सिद्धांत का प्रतिपादन करने की वजह क्या है। तो पहले उन्होंने बताई कि अभिभावक वर्ग से पारिवारिक मोह से मुक्त रखना। अभिभावक वर्ग, संरक्षक वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना, क्योंकि परिवार का मोह आएगा तो व्यक्ति कर्तव्य से भटक जाएगा, अपने निजी स्वार्थों, निजी हितों को पूरा करने में लग जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने निजी हितों को शासक पूरा करे। शासक का कर्तव्य है राज्य के हितों की पूर्ति करें। इसलिए पारिवारिक मोह से मुक्त रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की। दूसरा, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु ये उचित व्यवस्था है। अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार में परिणित करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहते थे। कौन? प्लेटो। दूसरा, नारियों की मुक्ति और समान अधिकार। नारियों का किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं हो सकता, सबको बराबर समान अधिकार है। किसी भी प्रकार से उनको एक प्रकार की वंचितता या उनसे मतलब उनका महिलाओं का शोषण होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। इसमें महिलाओं को भी उतने अधिकार मिलेंगे जितने पुरुषों को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए प्लेटो ने तो स्पष्ट कहा है कि परिवार इतना खराब व्यवस्था है, परिवार बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। आप समझिए इन्होंने क्या कथन दिया परिवार के संबंध में, कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है, कभी भी अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर सकता, और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में ही बर्बाद हो जाती है, उनसे वो बाहर नहीं निकल पाती है और वहीं उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए परिवार होना ही नहीं चाहिए। अगला उन्होंने तर्क दिया कि अभिभावक वर्ग में जो एक अच्छे प्रशिक्षण द्वारा, अच्छी शिक्षा द्वारा, अच्छे ज्ञान द्वारा और सद्गुणी होते हैं, तो उनसे जो भी संतानें पैदा होगी वो श्रेष्ठ संतति होगी। और अगर जिस राज्य में श्रेष्ठ संतति है वो राज्य कभी भी लोप नहीं हो सकता, राज्य कभी आगे मतलब किसी की झोंक नहीं सकता, राज्य प्रगति करता रहेगा और मजबूत राज्य के रूप में उभर सकता है। ठीक है।
और दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि अगर इस प्रकार से ये करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण भी जनसंख्या नियंत्रण का भी एक आसान तरीका रहेगा। ठीक है, और जब इस प्रकार का कोई परिवार नहीं होंगे तो सार्वजनिक कार्यों पर अधिक बल दिया जाएगा, व्यक्ति कभी अपने हितों की तरफ व्यक्तिगत हितों की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो इन तर्कों के आधार पर उसने क्या बताया कि ये जो संपत्ति परिवार का जो साम्यवाद है वो एक उचित है और ये अपनाना जरूरी है। अब देखो, स्वाभाविक है कि इस प्रकार के सिद्धांत द्वारा देने के बाद में आलोचना भी होगी। क्या क्या आलोचना हुई है एक एक करके समझते हैं। पहली आलोचना तो ये हुई है कि प्लेटो ने पशु जगत के नियम मानव जगत पर लागू करके नैतिकता को समाप्त कर दिया। पशु जगत के जो नियम हैं, अर्थात पशुओं में जिस प्रकार से एक स्थिति होती है उसी प्रकार के नियम मानव जगत में लागू कर दिए गए, और मानव जगत में लागू करके आपने मानवता की पतन कर दिया, नैतिकता की पतन हो गया। ये तो कहीं बात सटीक नहीं बैठती है, गलत है, इसका पूरा विरोध करते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने से तो अच्छा है कि निकट संबंधी होना चाहिए, निकट संबंधी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी संतान होगी वो सबकी होगी, और ये स्पष्ट है जो सबका होता है उसकी कोई देखभाल भी नहीं करता है, उसकी कोई देखभाल भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये उन्होंने इस बात को खंडन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित किया गया है। इंसान है, व्यक्ति है, उसका भी अपना एक परिवार होता है और इस सुख से उसको वंचित कर दिया गया है। और अगली जो आलोचना होती है कि स्त्रियों का साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देता है। मतलब आप समझिए, एक वस्तु है क्या स्त्री, जिस प्रकार से आपने सबको सामूहिक पति पत्नी के रूप में आप दर्जा देके एक प्रकार के नैतिकता का पतन कर दिया, जो एक संयम का गुण होता है उसको भी नष्ट कर दिया। जबकि ये जरूरी है कि श्रेष्ठ चरित्र के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व क्या है? संयम, श्रेष्ठ चरित्र के लिए। तो इन सब बातों का उन्होंने खंडन करते हैं कि प्लेटो के द्वारा जो परिवार का साम्यवाद है बिल्कुल उचित नहीं है, ये सब कदापि सत्य नहीं है। और एक प्रकार से एक ये भी आशंका रहती है कि प्लेटो ने इस व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों या स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अपवित्र कार्य होने की भी आशंका रहती है, जो भी एक प्रकार से प्राकृतिक तौर पे भी अवैध है, गलत है। तो इस प्रकार से उन्होंने कई विचारकों ने आलोचकों ने इस प्रकार की आलोचना की है कि प्लेटो का सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमने समझा परिवार का साम्यवाद। तो प्लेटो के साम्यवाद में हमने दो बातें स्पष्ट की, संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये समझने का प्रयास किया।